खंड। किसका गुणनखंड? व्यंजकों का गुणनखंड। व्यंजक आप लोग जान गए हो, पता है आपको व्यंजक चर या अचर, हमने सीखा था चर या अचर या दोनों का गुणा जो होता है वो पद कहलाता है। फिर हम इनको चर को या अचर को या दोनों के गुणनफल को रख देते हैं। ऐसे रख देंगे तो भी व्यंजक होगा, अगर उनको चिन्ह के साथ रख देंगे तो भी व्यंजक होगा। दो को रखेंगे तो दो पदी व्यंजक, तीन को रखेंगे तो त्रिपदी व्यंजक। अब हम लोग उन व्यंजकों का करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब उनके टुकड़े टुकड़े करेंगे और टुकड़े गुणा में लिख देंगे। तो संख्याओं का गुणनखंड करना जानते हो आप लोग? जैसे हमें 6 के गुणनखंड मैं किसी से पूछूं तो क्या होंगे? 6 के गुणनखंड बताओ आंसर। 2 गुणे 2 गुणे 2 करोगे तो 8 आ जाएगा। बैठ जाओ। 2 गुणे 3। अब समझिएगा थोड़ी से, 2 गुणे 3 जो हुआ आपका वो कैसे गुणनखंड हुए? अभाज्य गुणनखंड हुए, क्योंकि 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य। जैसे मैंने कहा 6 के गुणनखंड बताइए, तो 6 के गुणनखंड कौन होंगे? गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्याएं होंगी जिनका 6 में भाग जाएगा। ठीक है, ऐसी संख्याएं होंगी जिनका 6 में भाग जाएगा, तो 1 का भी भाग जाएगा। तो इसका मतलब 1 6 का गुणनखंड है। ठीक है, 2 का भी भाग जाएगा तो 2 भी 6 का गुणनखंड है। 3 का भाग जाएगा तो ये भी 6 का गुणनखंड है, और 6 का भी भाग जाएगा तो ये भी 6 का गुणनखंड है। बात समझ में आई? क्लियर? किसी को दिक्कत? ये सभी 6 के गुणनखंड हैं। जब बात हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड की, तो एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। 6 भाज्य है क्योंकि उसके कितने गुणनखंड है? 6 के 4। 1 का केवल 1 गुणनखंड है। अगर किसी के 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2, तो वो अभाज्य होता है। जैसे 2 है, 2 में किसका भाग जाएगा? 1 का और 2 का, इसलिए 2 अभाज्य है। 3 में किसका भाग जाएगा? 1 का और 3 का, 3 भी अभाज्य है। 1 के कितने गुणनखंड है? केवल 1। तो यदि किसी संख्या के 2 गुणनखंड है, केवल 2 वो अभाज्य है, 2 से ज़्यादा हैं तो वो भाज्य है। जैसे 6 के 2 से ज़्यादा हैं तो ये भाज्य है। तो अगर हम कहेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, तब आप बताएंगे 2 और 3। गुणा में लिख देंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 3। ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। ओके, तो ये संख्याओं के गुणनखंड आपने सीख रखे हैं, पता है सबको। अब हम लोग सीखेंगे किसके? व्यंजकों के गुणनखंड करना, कि व्यंजक के गुणनखंड कैसे करें। उनको टुकड़े टुकड़े में जितना हम कर सकें, छोटे छोटे भागों में गुणा के रूप में जब लिख देते हैं, वो कहलाता है गुणनखंड करना। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है x के घाते 3। अब मैं कहूँ इसके गुणनखंड कर दीजिए, आप कुछ नहीं करेंगे, इसको 3 बार लिख देंगे, इसका गुणनखंड हो जाएगा। जो घातांक वाले पाठ में आप सीख चुके हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है ax, तो आपको गुणनखंड करना है, आप लिख दोगे a गुणे x, गुणनखंड होगा। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं? इस तरीके रख देते हैं तो क्या कहलाता है? गुणनखंड। रख लोगे? आता है, रख सकते हो, किसी को दिक्कत? जैसे यहाँ लिखा है ax स्क्वायर, इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है, क्या लिखोगे? a गुणे x गुणे x। ये गुणन टुकड़े टुकड़े के रूप में बांट दे। नहीं समझ में आई बात? यहाँ लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप लिखोगे a गुणे a ऋण b गुणे b, और कहोगे सर ये गुणनखंड हो गया। क्या ये गुणनखंड हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि बीच में चिन्ह लगा हुआ ऋण। जब चिन्ह ऋण धन का नहीं होगा और वो संख्याएं गुणा के रूप में लिखी होंगी, अगर कोई पद आपका लिखा हुआ चिन्ह के साथ, अब वो कोष्टक के अंदर आ जाएगा और उसके साथ में कोई संख्या गुणा के रूप में आ जाएगी, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, तो उसका गुणनखंड होगा। अभी इसका गुणनखंड नहीं हुआ।
गुणनखंड क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सरसंख्या ए ऋण बी और ए धन बी। अब इसका गुणनखंड हो गया, यहाँ ऋण का निशान नहीं है, एक ए ऋण भी आ गया और कोष्टक में ए धन भी आ गया, ये अलग अलग हो गया, बीच में चिन्ह नहीं है, इसके अब गुणनखंड हो गया। समझ गए गुणनखंड करना? किसी को दिक्कत किसी को? अब ये मान लीजिए यहाँ पर एक बीजी व्यंजक लिखा हुआ है, ax स्क्वायर धन 2x, ठीक। अब हम कहें इसके गुणनखंड करिए, तो सबसे पहले तो आप ऐसे टुकड़े टुकड़े के रूप में बांटोगे। कैसे करोगे? ax स्क्वायर की जगह लिख दोगे x गुणे x प्लस ये बीच में चिन्ह और फिर आ जाएगा 2 गुणे x। मतलब आपने इस पद के जब गुणनखंड किए तो ये आ गया और इस पद के गुणनखंड किए तो ये आ गया। यही है ना, 2 पद हैं, हो गए। अब इनके गुणनखंड करना है इसका पूरे का, तो हम दोनों पदों में ये देखते हैं कि कौन सा गुणनखंड मिल रहा है, दोनों में कौन सा गुणनखंड मिल रहा है, कौन सी संख्या मिल रही है, कौन सा चर कौन सा अचर मिल रहा है। तो दोनों में हम देखेंगे क्या मिल रहा है, कोई बताएगा? बताओ हुकुम, क्या मिल रहा है? x मिल रहा है, क्योंकि इसमें x गुणे x है और इसमें 2 गुणे x है, तो x दोनों में मिल रहा है, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए। उस x को हमने क्या किया, यहाँ अकेले रख लिया। अब बचा क्या, इधर क्या बचा, x बचा, वो हमने यहाँ रख दिया। यहाँ क्या बचा, 2, यही चिन्ह के साथ हमने यहाँ रख दिया, इसके गुणनखंड हो गए। जो दोनों में मिल रहा होता है उसको कॉमन कर लिया जाता है, उसी को कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। जो x दोनों में मिल रहा है तो x को बोलेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। जो दोनों में मिलेगा, 3 पद होंगे, तीनों में मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड। बात समझ में नहीं आई? अब एक और यहाँ लिख देते हैं हम, ax कामा bx कॉमा cx। अब आपसे कोई कहता है इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तीनों में क्या उभयनिष्ठ है, तो कोई बताएगा क्या है? बताओ रमन। x है, तीनों में x मिल रहा है तो x उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणन क्या आ गया, x आ गया, हो गया। अच्छा, यही अगर जोड़ में लिखा होता ax धन bx धन cx, और फिर हमसे कहा जाता कि गुणनखंड करिए, तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कितने पद हैं इसमें, 3 पद हैं, इन पदों में क्या मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है, यही x। तो इस x को क्या करते हैं, हम बाहर निकालते हैं, कॉमन करते हैं। इसका मतलब होता है कि इस x का सभी पदों में भाग दे रहे हैं, घटा नहीं रहे, भाग दे रहे हैं। तो हम उस x को क्या करते हैं, बाहर निकाल के रख लेते हैं, ऐसे ये लिख लिया। अब यहाँ x हमने बताया उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या बचा यहाँ, a, वो यहाँ रख दिया, फिर ये चिन्ह लगाया, फिर यहाँ क्या बचेगा, b यहाँ रख दिया, फिर ये चिन्ह लगाया, फिर क्या यहाँ बचेगा, इसके गुणनखंड हो गए। वो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको कॉमन कर लेते हैं, अर्थात सभी पदों में भाग लगा देते हैं और उसको कोष्टक के बाहर रख लेते हैं। जो बचता है चिन्ह के साथ उसको अंदर रख लेते हैं, उसी को बोला जाता है गुणनखंड करना। ओके, बात समझ में नहीं आई? तो सबसे पहला जो गुणनखंड का प्रकार है वो है उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो हम लोग अभी आप कक्षा 7 में सीखोगे। कक्षा 8 में आपको सीखने को मिलेगा सर्वसंख्या के द्वारा गुणनखंड, और बीच के पद को 2 भागों में बांट के गुणनखंड करना, ये आपको सीखने को
मिलेगा। अभी केवल आपकी क्लास में उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसके बावजूद हम वो भी अभी आपको बता दे रहे हैं, इनको नोट करिए। समझिए अगला प्रश्न, ये b कोष्टक में 6a माइनस बी प्लस 2c 6a माइनस बी, ये एक टर्म हो गया, पद हो गया, और एक पद ये हो गया। ठीक है, अब अंसाद आप आओ, बताओ इसमें क्या मिल रहा है। आ जाइए, आइए जल्दी आइए, क्या मिल रहा है इसमें। ये एक टर्म, ये बीच में धन है, ये एक टर्म है, क्या मिल रहा है आप? बी भर मिल रहा है, ए बी मिल रहा है। अच्छा, ए बी तो कहीं लिखा ही नहीं है सर जी, ए मिल रहा है और बी मिल रहा है। ये कैसे आप देख रहे हैं ए मिल रहा है? हाँ हुकुम, आप क्या मिल रहा है? हाँ बेटा बताओ। 6 और a माइनस बी, यहाँ पर 6a माइनस, हाँ 6a माइनस बी मिल रहा है, पूरा 6a माइनस बी है। ये बी ए का कोई मतलब नहीं है, यहाँ माइनस लगा है, यहाँ माइनस लगा है, ऐसे नहीं मिलता है। जब गुणा में लिखा होता है वही मिलता है, मैंने आपको बताया है। ये दोनों 1 2 3 गुणा में है, 1 2 ये यहाँ गुणा में, इन्हीं में से कोई मिलेगा। ठीक है, तो ये 6 माइनस बी दोनों में मिल रहा है, तो हमने इनको बाहर निकाल दिया 6 माइनस बी को, ये कोष्टक लगाया। अब यहाँ क्या बचा? जब ये निकल गया तो यहाँ क्या बचा? क्या बचा? कुछ बचा इधर? बी बचा, वो यहाँ आ गया। फिर बीच में ये चिन्ह आ गया प्लस का, और यहाँ क्या बचेगा? 2c यहाँ आ गया, इसे लिख दिया, गुणनखंड हो गया। कोई पूछेगा 6 माइनस बी उभयनिष्ठ क्या है, तो 6 माइनस बी है, उसी को तो बाहर निकालना है, बाकी लिख देना है, गुणनखंड हो गया। आसान सा है, कठिन यहाँ। अगला प्रश्न है 36a स्क्वायर बी माइनस 60a स्क्वायर बी सी। कितने पद हैं इसमें, कोई बताएगा? हाँ बताइए, बताओ। 2 पद यहाँ हैं और एक पद ये है और एक पद ये, कुल मिला के 2 पद है। अब इसके साथ में संख्या भी है, चर भी है, अचर भी है, घात भी लगी है, तो इनको टुकड़ों टुकड़ों में पहले बांटते हैं। 36 को आवाज गुणनखंड करें तो आ जाएगा 2 2 3 6, फिर 6 दूनी 12 12 3 36। ऐसे भी कर सकते थे, 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36। फिर हमारे करने का ये मतलब ये भी रहता है कि ज़रूरी नहीं है किसी क्रम में लिखा जाए, क्योंकि गुणा में क्रम में प्रगुण लागू होती है, आप कैसे भी रखोगे गुणनफल वही आएगा। ए कितनी बार है? 2 बार, यहाँ लिख देते हैं। बी कितनी बार है? 1 बार, यहाँ बीच में ये साइन लगा देते हैं, चिन्ह। 60 के गुणनखंड करते हैं फिर से, तो 60 के पता है आपको, 12 पंचे 60, पहले 12 के कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 23, 12 पंचे 60, और ए कितनी बार है? 2 बार, तो ए लिख दिया, अब बी भी लिख दिया 1 बार यहाँ, और सी 1 बार यहाँ। ठीक है, अब ढूंढते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो कोई एक लोग बताए, पहले सबसे पहले देखना है क्या क्या मिल रहा है। बताओ, आप बताओ रमन, क्या मिल रहा है? क्या क्या मिल रहा है? सब एक साथ बताओ, क्या क्या मिल रहा है इसमें? 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 2 यहाँ 2 2 हैं, क्या यहाँ भी 2 2 हैं कि 1 2 है इधर? क्यों 2 2 हैं, तो वो दोनों 2 हम लोग यहाँ बाहर लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ये हो गए, ये 2 2 बाहर निकाल लिए हमने, जो मिल रहा था वो निकल गया। अब क्या मिल रहा है? 3, यहाँ 2 3 है, क्या यहाँ भी 2 3 है? नहीं, 1 ही 3 है, वो निकाल लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ 3 बच गया। जब रखेंगे कोष्टक शुरू करेंगे तो इसको रख देंगे। ठीक है, ये 3 निकल गया, ये वाला 3 निकल गया, ये 3 निकल गया। अब क्या मिल रहा है? एक ए मिल रहा है कि 2 ए मिल रहा है? 2 ए, तो 2 ए लिख लिए, ये यहाँ ख़त्म हो गए, ये यहाँ हट गए। फिर क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है, तो बी लिख दिया, एक बी निकल गया और इसका बी निकल गया। अब कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। अब बचा क्या? तो यहाँ बताओ भाई, इधर सी बचा, इधर क्या बचा? सबसे पहले यहाँ कोष्टक शुरू करके 3 लिखते हैं, फिर ये चिन्ह लगाते हैं, यहाँ जो मिला यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ क्या क्या बचा है? 5 और सी यहाँ रख देते हैं। अब इसको घात के रूप में गुणा कर लेते हैं, गुणनफल के रूप में करते हैं, तो 2 दूनी 4 3 12, एक बार है 2 बार, तो ए स्क्वायर, फिर बी है, और यहाँ 3 - 5 सी हो गया गुणनफल।
जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3z माइनस 2। सिवा कितने पद हैं इसमें? 2 पद है, एक पद ये है और एक पद ये है। इसमें z माइनस 2 2 बार है और इसमें z माइनस 2 1 बार है। अब आप बताइए कविता, इसमें क्या मिल रहा है? सर जी 2 मिल रहा है सर, जेड 2 और z मिल रहा है। क्या है ना, ये सही बता रही है? 2z मिल रहा है। नहीं सर, क्या मिल रहा है? सर जेड माइनस 2 z माइनस 2 मिल रहा है। यहाँ पर z कितनी बार है? z माइनस 2 2 बार है, घात में 2 लगा है ना, और यहाँ z माइनस 2 1 बार है। तो एक बार ये z माइनस 2 दोनों में मिल रहा है, तो बाहर निकाल देंगे, कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? z माइनस 2 बच जाएगा। अब माइनस का 3 लगा देंगे तो z माइनस 2 और z माइनस 2 और 3 ऋण के 5 आ होगा। नहीं समझ में आया किसी के? आया। ये z माइनस 2 बाहर निकला, दोनों पद में भाग दिया गया, लिख दिया गया बाहर। तो z माइनस 2 यहाँ, ऋण 3 यहाँ जोड़ दिया, ऋण का 2 है और ऋण 3 है, दोनों ऋण के है तो ऋण का 5 आ गया। इसको नोट करिए। देखिए 7a माइनस 4 और धन 7 4 माइनस a, यही है ना? कितने पद हैं इसमें? 2। मिल क्या रहा है? कोई बताएगा? हाँ बताओ। ए तो कहीं नहीं लिखा, अकेले बताओ। प्रत्येक 7 मिल रहा है, ये बिल्कुल 7, आपकी बात सही है कि ये 7 दोनों में मिल रहा है। और भी मिल रहा है कुछ? हाँ बताओ। a माइनस 4 यहाँ है, पर यहाँ 4 माइनस a है, तो इसको a माइनस 4 करना पड़ेगा तब मिलेगा। माइनस इस वाले में लगाना पड़ेगा और इसको धन बनाना पड़ेगा। तो आप हमको पता है ये कि धन का माइनस या माइनस का धन तभी होता है जब माइनस का गुणा होता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले 7 मिल रहा है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 7 यहाँ आ गया, यहाँ क्या बचा? a माइनस 4, फिर ये धन आ गया, यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या है? 4 माइनस a, यही है ना? तो 7 यहाँ आ गया, अब a है यहाँ और एक a ये ऋण का 4 है यहाँ, एक ऋण का 4 है। तो 7 यहाँ आ गया, a में 1 खत्म, 4 में 4 खत्म, 0 आ गया। मतलब 7 गुणे 0 उत्तर आ गया 0।